आज का दिन 23 अगस्त 2023 ये एक तारीखी दिन है। हम चांद पर पहुंच गए, चांद हमारी मुट्ठी में है। जब सूर्यास्त हो रहा था, भारत चांद पर पहुंच रहा था। इतिहास रच दिया। 4 मुल्क ही ऐसा कर पाए हैं कि वो चांद पर लैंडिंग कर सके। अमेरिका है, रूस है और चीन। लेकिन हम वो अकेले वाहिद ऐसे अकेले मुल्क बन गए आज जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर लैंड करने में कामयाब हो पाए। सॉफ्ट लैंडिंग, परफेक्ट लैंडिंग। और एक नारा भी ट्रेंड कर रहा है, इंडिया इज रॉकिंग। और इसमें 4 शब्दों पर गौर कीजिएगा, ISRO। तो सबसे बड़ी सफलता, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, ये जो हमारी वैज्ञानिक हैं उनके त्याग और तपस्या की आज जीत हुई है। और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हार मिली थी 4 साल पहले, मिशन अकम्प्लिश नहीं हो पाया था, लेकिन गलतियों से हम सीखे। एक निरंतरता भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में बनाए रखी। उसके चलते आज ये अभूतपूर्व सफलता हासिल करने में हम यहां कामयाब हो गए। ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक खुशी का लम्हा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया के लिए भी वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो वसुदेव कुटुंबकम का हमारा फलसफा है, उसे भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। आज जो हमने ये मील का पत्थर हासिल किया है, पर ये इतनी आसानी से हासिल भी नहीं हुआ। और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो दुनिया जानती है, आप में से कम लोग जानते हैं। आज ट्विटर पर, वो एक्स हो गया है, एक ट्वीट भी ट्रेंड करने लगा। और वो ट्वीट क्या था कि भारत ने ये चंद्रयान 3 जो चांद पर पहुंचा दिया, इसको आपको मालूम है कुल लागत कितनी थी? $75 मिलियन, जो होता है 600 करोड़ रुपए। और अभी हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर। वो मालूम है एक फिल्म, महज एक फिल्म, $165 मिलियन की बनी थी। यानी कि 1350 करोड़ में एक फिल्म, और 600 करोड़ में भारतीयों ने चांद पर फतह हासिल कर ली। इसके मायने क्या होते हैं? चंदा मामा दूर के, प्रधानमंत्री ने कहा अब चंदा मामा टूर के हो जाएंगे। लेकिन भारत की जो ये सॉफ्ट पावर है, अब वो कितनी धमक मचाने वाली है दुनिया में, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले रोमाना बताएंगी ये इतनी आसान राह नहीं थी, और कैसे उतरे हम चांद पर और मुट्ठी में कर लिया, थोड़ा आप बताइए। बिल्कुल, राह आसान नहीं थी, ये सफर मुश्किल था, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए विक्रम लैंडर, जिसने वाकई में इतिहास रच दिया है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं रंग लाई हैं, चांद पर पहुंचकर हिंदुस्तान ने वाकई में चमत्कार कर दिया है। और ये पल अद्भुत था, अविस्मरणीय था। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये कि अभी तक तो देखिए, यहां दुनिया में, पृथ्वी पर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। लेकिन इस मिशन मून के साथ ही चांद पर भी हिंदुस्तान जिंदाबाद परचम हमने लहरा दिया। और ऐसे में अब मिशन मून आगे क्या होगा, जरा जल्दी से ये भी तो जानिए, क्योंकि मिशन मून है और अभी आगे का सफर बाकी है। सबसे पहले तो डस्ट सेटल होने का इंतजार किया जा रहा है कि जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई है लैंडर विक्रम की, तो फिर जो वायुमंडल के अंदर वहां पर कण उड़े हैं धूल के, वो सेटल डाउन हो जाएं। और इसके बाद जब ये कण सेटल डाउन हो जाएगी, डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी, तब ये विक्रम लैंडर एक बार फिर से स्टार्ट होगा। और स्टार्ट कैसे होगा? इसके चारों तरफ जो सोलर पैनल्स है ना, वो एक बार फिर से ऊर्जा लेंगे और उससे इसको ऊर्जा मिलेगी, जिसके बाद रैंप खुलेगा इस विक्रम लैंडर का। और जब रैंप खुलेगा तो मतलब रास्ता बन जाएगा
रोवर प्रज्ञान के विक्रम लैंडर से बाहर निकलने का, जिसके साथ ही जो रोवर है प्रज्ञान वो लैंडर से बाहर आएगा। और इस प्रज्ञान रोवर के 6 पहिए हैं। ये पहिए चांद की सतह पर अपनी छाप छोड़ते जाएंगे। अपनी छाप मतलब हिंदुस्तान की छाप, जिसमें इसरो का निशान होगा, अशोक स्तंभ का निशान होगा। 2 हफ्ते तक चांद पर ये रोवर लैंडर यूं ही अनवरत काम करेंगे। 500 मीटर की दूरी जहां पर ये रोवर जो है वो चांद की सतह पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चहलकदमी करेगा, साफ चहलेगा। तो क्या क्या होगा ये एक साथ पूरी तस्वीर में आपको दिखा रही हूं। पहला पॉइंट डस्ट सेटल, दूसरा विक्रम स्टार्ट होगा, तीसरे नंबर पर रैंप खुलेगा, 14 पर प्रज्ञान बाहर निकल आएगा, पहिए छाप छोड़ेंगे प्रज्ञान रोवर की, और फिर 2 हफ्ते चांद पर अनवरत अंदाज में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर, जिनमें अलग अलग पेलोड्स हैं, वो काम करेंगे। 500 मीटर की दूरी प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर तय करेगा। संदीप। बिल्कुल, और छाप छोड़ देगा भारत की, इसरो की और अशोक स्तंभ की। ये तैयारियां किस तरह से की गई श्री? संदीप जी, तैयारियां किस तरीके से की गई ये पूरा देश देख रहा है और लगातार हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अब जिस तरीके से खुशियों का इजहार किया जा रहा है, किसी की आंखें नम है तो कोई अब वो यहाँ पर जो है वो रोता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन इस सफलता से मिलेगा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, भारत की धाक दुनिया भर में किस तरीके से जमेगी ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि आखिर ये सफलता जिस पर टकटकी लगाकर पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कैसे उसे हमने पूरा किया ये आपने देखा। दुनिया का चौथा देश ऐसा है जो उस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा है। दुनिया का भरोसा बढ़ेगा इससे अब भारत में, क्योंकि भारत ने जो कर दिखाया वो दुनिया कर नहीं पाई, और इसीलिए ये सफलता। और इसके बाद अब भारत को इस मून मिशन से, हमारे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या मिलने जा रहा है वो आप इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझ सकते हैं कि दुनिया में अब भारत की धाक जमेगी, और डंका तो बज ही चुका है उस सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए। संदीप जी। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, चांद पर इतिहास रच दिया ना चांद पर इतिहास भारत के लिए कितना खास, और चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग, भारत की सॉफ्ट पावर। चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इसमें राजनयिक भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, स्पेस साइंस में दखल रखने वाले लोग भी हैं। रुपेंद्र सचदेव किसी परिचय के मोहताज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। अमिताभ पांडे जाने माने वैज्ञानिक। सचिन भांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर चेयरमैन हैं स्पेस इंडिया के। विनोद श्रीवास्तव जी जाने माने वैज्ञानिक हैं, और साथ ही साथ विवेक काटजू सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, तो दुनिया के जानकार हैं। और विवेक काटजू साहब, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। देश पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, एक वक्त पर ट्रेंड कर रही थी यह खबर। इसरो की साइट को 8 मिलियन पीपल, 80 लाख लोग एक साथ देख रहे थे। तो भारत की यह सफलता, चांद पर पहुंच जाना, सॉफ्ट लैंडिंग करना, हमारी सॉफ्ट पावर को और कितना बढ़ाती दिखती है? देखिए, ये हमारी सॉफ्ट पावर को नहीं, हमारी हार्ड पावर को बढ़ाती थी। ये दिखती है कि भारत अब एक विज्ञान शक्ति बन रहा है, और अब इससे हमारी जो साख है वो दुनिया में बढ़ेगी। जो बाकी मुल्क मुझे नहीं पूरा कर पाए, विश्वास है कि जहां हमारे रूस भी वैज्ञानिकों अभी को- फ्लॉप हो गया। जो रूस 60 के दशक में ही चांद को हासिल करने निकल पड़ा था, वो फ्लॉप हो जाता है, हम हिट हो जाते हैं। विवेक काटजू साहब। साउथ पोल पर देखिए, आप सही कह रहे हैं कि रूस फ्लॉप कर गया, लेकिन हमारे यहाँ स्पेस साइंटिस्ट बैठे हैं, बहुत जानकार हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम पहले देश हैं जिसने साउथ जो यानी डार्क साइड ऑफ मून पर ये लैंडिंग की है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे इसरो का जो प्रोग्राम है, हमारा
आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। देखिए, इसरो के साइंटिस्ट का कमाल देखिए, लाखों किलोमीटर चंद्रयान भेज दिया, कोई कम्युनिकेशन में कोई ग्लिच, कोई दिक्कत नहीं आई। हम यहाँ अभी धरती पर बैठे हैं, पर थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर दिक्कतें बहुत सारे और देशों के लिए भी होने लगेंगी क्या? तारीफों के पुल तो सब बांध रहे हैं रविंद्र सचदेव। पाकिस्तान में भी मांग हो गई कि भाई सीधा प्रसारण हमें भी दिखाया जाए। इमरान खान की पार्टी के एक नेता ये कह रहे थे। पर भारत क्या अपनी मौजूदगी, और मैंने तो सॉफ्ट पावर शब्द इस्तेमाल किया, विवेक काटजू का कहना है हार्ड पावर भी अब भारत दिखा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पड़ोसी है हमारा, पर वो इस गेम से अलग है। पाकिस्तान, भारत इस समय जो गेम खेल रहा है, बिल्कुल अलग गेम खेल रहे हैं। सेकेंडली, हार्ड पावर जो काटजू साहब कह रहे थे, वेरी राइट। हार्ड पावर में अब ये होगा, देखिए स्पेस का बिजनेस है। इसरो ऑलरेडी हमारे दूसरे देशों की प्राइवेट कंपनीज की सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, बहुत बड़ा बिजनेस उभर के आ रहा है। हमें उस बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, हार्ड डॉलर्स हम कमाएंगे। सेकंड, मून के ऊपर जो भी हम रिसर्च साइंस वगैरह करेंगे, उससे कोई यूजफुल चीज निकली तो वो हम यहाँ बैक अर्थ पे इस्तेमाल करने की सिचुएशन में हो, कोई मिनरल, मेटलर्जी इत्यादि इत्यादि। तीसरा, हार्ड पावर में ही आने वाले वक्त में हमारा प्लान ये रहेगा कि मून के ऊपर अपना एक कैंप बेस बना दो। जैसे आप पहाड़ चढ़ने जाते हैं ना, तो पहाड़ के पहले नीचाई पे अपना बेस कैंप बनाते हैं, तो हमारा अब अगला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मून के ऊपर अपनी एक कैंप बेस बना दो और फिर वहां से लॉन्च करो दोबारा अपने आगे वाले रॉकेट्स या दीज थिंग्स, एक्सप्लोरर्स, जो कि मार्स जाएं, जहां जहां जाएं। तो ये कड़ी बनेगी। इसके अलावा बैक अगेन, हार्ड पावर का फायदा स्पेस में आज की लड़ाई है। अगली लड़ाई स्पेस की है कि स्पेस को कौन डिफाइन करेगा। स्पेस अभी ओपन है, कोई वहां रेजिम नहीं है। ओशंस में तो फिर भी है ना कि आपकी देश की धरती से 200 मील दूर तक आपका इकोनॉमिक जोन है, इत्यादि इत्यादि। स्पेस तो खुला है इस समय। अब स्पेस पे जो लोग पहले पहुंच जाएंगे, वो अपनी वहां पर एक शब्द कह लीजिए, जैसे मानिए नॉट कॉलोनाइजेशन, पर अपने प्रभाव के एरिया बनाते जाएंगे। तो हम भी उस गेम में होंगे और स्पेस का जो ऑर्डर बनना होगा उसमें भी हम टेबल पे बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली मैं कहूंगा, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज अगेन हार्ड एंड सॉफ्ट ये है। देखिए, मैं खुद आईटी इंजीनियर हूँ। हमारी आईटी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके चलते हमारी आईटी कंपनीज को बिजनेस मिलता है, लोगों के जहन में होता है वेस्टर्न कंपनीज की। सिमिलरली अब स्पेस में भी इसरो को जो बिजनेस मिलेगा रॉकेट लगाने का, वो अलग है, बट स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज वगैरह में भी अब हमारे को, हमारे इंजीनियर्स को, व्हाटएवर एटसेट्रा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कारोबार मिलेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। वो अपनी जगह है, पर वो ऊँट के मुंह में जीरा होता है। मैं उल्लास, हर्षोल्लास के माहौल में भी मैं अपनी बातों से जल्दी सी दिखता नहीं हूँ। पर प्रधानमंत्री ने जो आज दक्षिण अफ्रीका से ताल ठोकी, 2047 में देश को विकसित मुल्क बनाने का जो संकल्प लिया है, ये अमृत काल में जो ताल ठोकी जा रही है, तो विकसित मुल्क बनने की राह में इसे आप कितना बड़ा कदम मानते हैं रविंद्र? मैं इसे एक बहुत 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 बड़ा कदम मानता हूं, बट एट द सेम टाइम यस, उस विकसित ड्रीम जो हमारी है वो अभी दूर है और रास्ते में बड़े चैलेंजेस भी आएंगे। अभी हमारी मेन चीज है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी अगर 7 से ऊपर 8-9% पे चलती गई अगले 20 साल, तो हम डेफिनेटली एक बहुत ही अलग दुनिया हो जाएंगे। पर चैलेंजेस हैं, अभी यूक्रेन वॉर आई, सारी इकोनॉमी ठप हो गई, कोविड आया, कुछ कह नहीं सकते। 3 साल बाद चाइना ताइवान की लड़ाई होने वाली है मानो, तब पूरे दुनिया की इकोनॉमी कितने सालों तक नीचे जाएगी। तो एवरेज हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ 7% से ऊपर रखनी है। अब हम कैसे रख पाते हैं, वो पूरा प्रयास होना चाहिए हमें 8-9 पे। और उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी बात आ जाती है क्या? मैंने इसीलिए जिक्र किया 600 करोड़ में हम चंद्रयान को चांद पर पहुंचा सकते हैं, 1350 करोड़ में तो यहाँ पर फिल्म बनती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका एक्चुअली एक नासा का भी कंपैरिजन है। नासा का भी एक मिशन टू मून है, आई थिंक वो क्या आर्टेमिस या कुछ कह रहे हैं। नासा का एनुअल बजट है $90 बिलियन। $90 बिलियन पता नहीं कितने लाख, 5 लाख करोड़ हो गया, राइट? टोटल बजट है। बट उस मून मिशन का भी, जैसे आप अभी कंपैरिजन दे रहे थे इस मूवी के साथ, हमारा ये तो कितने 75 मिलियन 600 करोड़ का गया। अमेरिका का जो मिशन जाने वाला है, जो अमेरिकन के हिसाब से है फिलहाल, वो करीब 6000 करोड़ का होगा या उससे भी ज्यादा का। तो ये जो फ्रूगल इनोवेशन है हमारे पास, ये हमारे पास बहुत बड़ा एक एसेट है। पर याद रखिए, आने वाले वक्त में हमारे यहाँ भी वेजेस बढ़ेंगी। अभी हम कुछ तो हमारी वेजेस लोअर हैं
कंपेयर टू डेवलप। जब आपका देश विकास होता है तो आपकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी तो हमारी भी कॉस्ट बढ़ेंगी। बट हमारे पास फ्रूगल इनोवेशन का तौर तरीका या आदत है, जुगाड़ कर लो, सेफ क्वालिटी जुगाड़। अगर उस स्पिरिट एंटरप्रेन्योरियल पे हम चलें तो फ्रूगल, यस, मिनिमम से मिनिमम पैसे पे हम जितनी ज़्यादा अपनी R&D टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके हर स्फेयर्स में, नॉट ओनली इन स्पेस। विनोद श्रीवास्तव जी, पर सबसे पहले हर देशवासी को जो जोश, जज्बा, जो ताकत, जो त्याग हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है और हार से नहीं डरे, उस जज्बे को सबसे पहले देशवासी को सलाम करना चाहिए। सही कहा है आपने। अब इसके बाद क्या, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 के बाद में अब आप क्या करेंगे, अब ISRO क्या करेगा। अब आप देखिए, हमने जो चांद पे चंद्रयान 3 को उतारा है, ये सिर्फ 14 दिन या जब तक वहाँ पे सूर्य रहेगा काम करेगा। इससे कम वजन का रशियन रॉकेट लूना 25 था, वो 1 साल काम करने में सक्षम था। उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास नहीं है। अब इसरो उस टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने की कोशिश करेगा या खुद इन हाउस डेवलप करेगा। BARC या इस तरह की संस्थाओं से मिलके हम ऐसी बैटरी बनाएंगे जो कि -200 डिग्री पर भी यान को गर्म रखेंगी और जितनी उसको ज़रूरत है वो उसको मिलती रहेगी। उसके बाद में और हम आगे क्या करेंगे। अभी हमारे पास में क्रायोजेनिक इंजन है, लेकिन हमारे पास में सेमी क्रायोजेनिक नहीं है। रशिया ने जब ये लूना 25 को छोड़ा है तो वो 1955 से ही सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज़ कर रहा है, जिसमें कि लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का यूज़ करता है। अब हमारा जो महाबली या बाहुबली रॉकेट जो LVM-3 है, ये अभी भी कन्वेंशनल बाई प्रोपेलेंट यूज़ कर रहा है। अब आने वाले कुछ 6 महीने या 1 साल में आप देखेंगे कि ये बाई प्रोपेलेंट को चेंज करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन उसकी जगह यूज़ होगा। उसको लगाने से पेलोड की क्षमता जो इस लॉन्च में 3900 किलोग्राम थी, वो कम से कम इसको बढ़ के इसकी दुगनी हो जाएगी। तो इस तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे। और जब हम और इसका अंतरिक्ष स्पेस से नहीं, हमारे रक्षा जो हमारी सिस्टम है उसको भी मजबूती मिलेगी। हाँ, ठीक कहा आपने। जो कुछ इसरो या अंतरिक्ष विभाग में रॉकेट के ऊपर में काम किया जाता है, जिसको कि हम ऑफ स्प्रिंग या उससे क्या कुछ बोलेंगे, जो निकलने वाला टेक्नोलॉजी है, वो अगर हम उसको पीसफुल वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो रॉकेट है। अगर हमने उसको डिस्ट्रक्शन के रूप में यूज़ किया तो वो मिसाइल है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसके दोनों स्वरूप हैं, या तो आप उसको पीसफुल यूज़ कर लीजिए या उसी से आप डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अब पर हमारे पास वो ताकत आएगी, हमारी मंशा, हमारी नीयत के ऊपर है, हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करें। आपको याद होगा कुछ साल पहले हमने एक सैटेलाइट छोड़ा था वो अपने भूमंडल में, जो कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे घूम रहा था, जिसको कि एक डिफेंस रॉकेट ने उसको हिट करके उसको तोड़ दिया था। तो जो टेक्नोलॉजी पीसफुल काम के लिए आप करेंगे या उसी को आप डिस्ट्रक्ट काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। पर एक और चीज़ अमिताभ, और हमारे देश में एक ये दिक्कत है और ऐसे खुशी के मौके पर इसका जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है कि राजनीति हावी होने लगती है कि जी ये बीजेपी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, कांग्रेस ट्वीट कर रही है, ये याद है ना 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मनमोहन सिंह के टाइम पर गया था। पर दरअसल ये तो देश, सारे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक निरंतरता है, वो हमारे पास इंटेलेक्ट है, वो काबिलियत है, तब ये देश अपना झंडा, अपना तिरंगा बुलंद कर पा रहा है। जी हाँ। डू वी मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज ऐसे मौकों पर भी? हमको सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए कि सबसे ज़रूरी क्या है मुल्क के लिए, और सबसे ज़रूरी है शिक्षा और विज्ञान। और जो हमारे जो परंपरा चली आई है वो अच्छी परंपरा है, उसका इनर्शिया अभी चल रहा है। अब अगर हमने इस मुकाम पे आके पीछे हटे या उसमें कमी की तो आगे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अभी हमने मोस्टली दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को रिप्लिकेट किया है। अपनी टेक्नोलॉजी कौन सी ईजाद की है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने इकोनोमाइज़ किया, सस्ता लॉन्च कर रहे हैं, बेशक सस्ता लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी बात हो रही कि स्केल अप जब हम करेंगे
तब ये सारी बातें हमको फिर से गौर करने की जरूरत पड़ेगी। तो स्पेस साइंस सफलता मिली है, चुनौतियां मुंह बाय खड़ी स्पेस है। हमारा भविष्य है, हमको मान ये बात तय है बिल्कुल। बिना अंतरिक्ष में गए हम धरती को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, धरती की समस्याओं को भी दूर नहीं कर सकते हैं। हमारे आसपास की भी समस्याएं हैं, बगल के शहर की समस्याएं हैं, एक हमारे कोने के प्रदेश की भी समस्याएं हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ मानवता के लिए कर रहे हैं और सब मिलजुल के करेंगे। और लेकिन उसमें हमारा फोकस होगा एजुकेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट कितना होता है, उसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाइना से कंपेयर करिए ना, हम कितना कर रहे हैं। एक असफलता लगी रूस को नज़र आती है क्योंकि इन मामलों में पिछड़े हैं। पिछले कई सालों में एजुकेशन और साइंस के एक्सपेंडिचर में पिछड़े हैं। चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, हमसे बाद में शुरू किया था। तो हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा और विज्ञान के विकास के लिए हम कितनी मेहनत करेंगे, उसके लिए बाकी चीज़ों की कितनी कुर्बानी देंगे। ये एक बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन सचिन, वो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो वाली फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव, पर इस फीलिंग को आगे हम कैसे बढ़ाएं? आज की सफलता, उसका जश्न मनाएंगे, पर आगे की राह भी अपने आप में कुछ चुनौतियां लेकर खड़ी है क्या? जी, आप अगर देखें तो हम अभी स्पेस यानी टेक्नोलॉजी या जो हम एक्वायर कर रहे हैं, जो हम स्किल एक्वायर कर रहे हैं, उसमें अभी बड़े इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने चीज़ें अचीव की हैं। अभी तक हमने ह्यूमंस को स्पेस में नहीं भेजा है। इनफैक्ट अगर मैं इंटरप्लेनेटरी मिशंस की या चांद पे भेजने की बात करूं तो आउट ऑफ द 6 जो पैरामीटर्स कहे जाते हैं, तो अभी हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है। हमसे पहले 4 देश कर चुके हैं। अब बाकी नीचे अगर देशों को देखें तो अभी बहुत दूर हैं हमसे। सो अभी हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है, आज टच किया है। अभी वहाँ से कोई सैंपल रिटर्न लाना, जो चाइना ला चुका है, रशिया ला चुका है, यूएसए ला चुका है। उसके बाद एक स्टेप और है कि हम किसी इंसान को चांद पे भेज पाएँ, क्योंकि जहाँ हम आउटपोस्ट की बात करते हैं, कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, वो मिलने वाले जो केमिकल्स और मिनरल्स हैं उनकी जब बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सैंपल्स कलेक्ट बहुत करके ला दूर की पाएं। कौड़ी है अब। जी, सो अभी तो हम गगनयान की तरफ अपना रुख करेंगे। और आज ये सॉफ्ट लैंडिंग के साथ जो हमने एक्वायर कर लिया है, आज एक खास बात थी कि हमने एक्चुअली जिन पैरामीटर्स पे और जिन मिशन पैरामीटर्स के ऊपर इसको उतारा, वो मिशन पैरामीटर्स इससे पहले किसी देश ने यूज नहीं किए थे। मैं पर्टिकुलरली और खासकर जो दक्षिणी ध्रुव पर जी अपने लोकेशन यान तो को खास उतारने थी। वाला पहला मुल्क बन गया लोकेशन तो भारत। खास थी हमने इसमें से बेसिकली आज तक के सारे सक्सेसफुल मिशंस में जो सेंट्रल इंजन लगता है उसको साइड करके हमने एक क्लस्टर इंजन, जो 4 इंजन हमने यूज किए, वो यूज किया है। सो बेसिकली जो डस्ट अभी उड़ रही है, जिसको हम अभी सेटल होने का वेट कर रहे हैं, इसका समय कम इतना इसलिए ही है क्योंकि हमारे पास सेंट्रल इंजन नहीं था, वरना थर्स्ट इतना ज्यादा होता है। और चांद की जो मिट्टी है, जैसा आप देख रहे हैं अभी पीछे की, ये तो जरा सी फूंक मारी और कई किलोमीटर उड़ी। सो हम जो अपनी चीजें, नई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, वो चल रहा है। लेकिन अभी समय ऐसा आप समझिए कि अब हम मैच्योर हो गए हैं। आपको मेरे को सीरियसली लेना पड़ेगा। ये हमने गरेबान पकड़ के दुनिया को गरेबान पकड़ के बता दिया कि हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। और बाकी सारी चीजें अब आगे चलेंगी। हमें अभी ह्यूमंस को भेजना है, सक्सेसफुली वापस लैंड करवाना है। उसके बाद आप देखें तो हम एक्चुअली तो जो 1970 में यूएसए और रशिया कर गए थे, वो हम आज कर रहे हैं। लेकिन हमारी स्पीड बहुत तेज है। कहाँ बीच और में निरंतरता है। जी, निरंतरता है। और आने वाले मिशन, भाई रूस ने भी अपना लूनर मिशन छोड़ दिया था। हाँ, देखिए आप कितना मैच्योर नेशन इस तरह का एक डिसीजन ले गया कि हम पहले जाकर के लैंड कर लें। लेकिन जैसा होता है, जिसकी किस्मत में है उसी को मिलना है। और नासा ने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं चंद्रयान 3 की, तो जरा मैं स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, ये है हमारा यान, उतर गया है चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। और अभी यहाँ पर, जैसा सचिन भी कह रहे थे, जो डस्ट है वहाँ पर, जो धूल है, वो थोड़ा सेटल डाउन करेगी। उसके बाद रोवर बाहर निकलेगा, फिर वो 500 मीटर के दायरे में वहाँ से कुछ नमूने और जो चीज़ें उसको हासिल करनी है, सतह की जानकारी जानने के लिए, वो भी हासिल की जाएंगी। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं जोड़ना ही चाह रहा था कि सचिन ने बहुत अच्छी बात कही है। इसमें एक चीज़ हमको और गौर करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमने पहला ऑटोमेटेड लैंडर वहाँ पे लैंड कराया है, जो इन देशों ने बहुत बाद में सीखा है। तो आदमी भेजने में पिछड़ गए, लेकिन ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है कि हम ऑटोमेटिक लैंडर जो अपने आप खुद डिसीजन लेके सही स्पॉट चूज करके उतर सकें। और इसमें हमारा AI का जो इस्तेमाल हुआ है, AI का आखिरी के 15 से 20 मिनट कोई कांटेक्ट नहीं था, कमांड सेंटर कोई कमांड
नहीं दे रहा था। इसरो का बेंगलुरु से वैज्ञानिक नहीं बता रहे थे कि आप ये स्पीड 6000 किलोमीटर से आप मून वॉक की स्पीड पर कैसे आएंगे। ये काम खुद किया गया। जी हाँ। मैं बहुत खूबसूरत बात क्योंकि शुरू हो गई है तो थोड़ा सा ध्यान इस बात की तरफ भी डाल दूं कि चंद ये जो लैंड किया है आज, आप देखें कि आप माने या ना माने, रशिया ने कोशिश की कि मैं पहला देश बन जाऊं। हाँ। और आप यहाँ पे अभी लैंड करने जा रहे हैं और उतरे ही हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि एक नेक्स्ट मिशन जो हमसे बहुत स्मार्ट प्लान करके जापान भेजने जा रहा है, तो एक इंटरनेशनल रेस शुरू होगी। अब जापान क्या कह रहा है आप सोचिए, हमने चंद्रयान 2 में 4 किलोमीटर का एरिया रखा था, अब इसको बढ़ा के 10 किलोमीटर का एरिया किया ताकि हम लोग प्रिसाइज लैंडिंग की तरफ अभी अटेम्प्ट ना करें, पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर लें। और उसकी जगह अब 100 मीटर के दायरे में केवल एक मिशन उतारने के लिए जापान ने अनाउंस किया है। सो चांद कितना महत्वपूर्ण है और आज इंडिया कहां जा करके बैठा है, भारत ने आज क्या अचीव किया है, ये हमसे ज्यादा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ जो स्पेस एजेंसीज हैं वो समझ रही हैं। और आज जो हमने किया है एक नया पूरा एक बोलिए कि आप एक पूरा सिस्टम लिखा है कि चांद पे कैसे उतरा जाए, इससे बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को, बिल्कुल। और इस ज्ञान को प्रधानमंत्री लेंगे। मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में जो इसरो के वैज्ञानिकों को और देशवासियों को जो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का भी जिक्र किया है। विवेक काटजू साहब, जो बात यहाँ पर सचिन भी कह रहे हैं, ये जो सफलता है और भारत जो G20 की अभी अध्यक्षता कर रहा है, प्रेसिडेंसी कर रहा है, ये चीजें क्या आपस में मिलती भी हैं? नहीं, जरूर मिलती है, क्योंकि जो लोग आएंगे यहाँ नेतागण, वो जरूर मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे इसरो की अचीवमेंट, इसमें तो दो राय नहीं। लेकिन अगर आप इजाजत है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन अभी देश को बहुत आगे जाना है। क्योंकि अगर एक शब्द मैं जोड़ना चाहता हूँ और वो एक इतिहास का शब्द, हमारी पराजय क्यों हुई, हम कॉलोनी क्यों बने, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत यूरोप से पीछे हो गया। हमारे फ्रीडम मूवमेंट का एक स्तंभ ये था, एक उन्होंने प्रण लिया था कि अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो देश इसमें पीछे हो जाता है उसको किसी न किसी तरह की गुलामी सहनी पड़ती है। आज का दिन जो बहुत एक हर्ष का दिन है, हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारा इतिहास क्या है और अभी हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे और जाना है। हमें ये सोचना है कि हमने इसमें कितना अपना पैसा डाला है रिसर्च में। बहुत मशहूर वैज्ञानिक बैठे हैं पैनल पर, वो मुझसे कहीं ज्यादा ये जानते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इतिहास मैंने देखा है, जो थोड़ी बहुत जिंदगी बिताई है डिप्लोमेसी में, उसने मुझे यही सिखाया कि जो देश एक साइंस पावर होता है, एक टेक्नोलॉजी पावर होता है, जो और अपना जो इतिहास है, जो इतिहास की कंट्रोवर्सीज हैं, उसको भूल के इस राह पे आगे चढ़ता है, वही देश दुनिया के फ्रंट रैंक देशों में होता है। तो आज का दिन हर्ष के साथ साथ एक प्रतिज्ञा लेने का दिन है कि हमारे बच्चे अब साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ अपनी आंखें डालेंगे और हमारे सरकार और पूरा राजनीतिक वर्ग पुरानी बातें छोड़कर इस पर ध्यान देगा। नहीं, बड़ी अहम बात कर रहे हैं विवेक काटजू साहब। यहाँ पर बड़े युवा लोग भी मेरे साथ हैं, देश का भविष्य है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं और इनसे, और मैं जब भी युवाओं से मिलता हूँ एक बात ज़रूर कहता हूँ, ये जो आजकल ना ये फ़ोन सबके हाथ में है, देखिए मेरी जेब में भी रखा हुआ है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो एमफिल और डॉक्टरेट करने की फिराक में लोग रहते हैं, अधकचरे ज्ञान को ही असल ज्ञान मान लेते हैं। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रविंद्र सचदेव, वैज्ञानिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर कितना ज़रूरी होता है, और उसे अगर आप फॉलो करो तो पूरी दुनिया किस तरह से आपका इस्तकबाल करती है, आज का दिन इस बात की भी गवाही दे रहा है। और बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट ही एक टेम्परामेंट है, उसके अलावा क्या आप लॉजिक
जितना हम सोच सकते हैं उस पे करेंगे। इसके अलावा हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा इन्वेस्ट करना है, तभी तो जीडीपी इंपॉर्टेंट है हमारी। कब हम 5 ट्रिलियन होंगे, जो कहा जा रहा है 27-28 में होंगे शायद फिलहाल के रेट से, 7-8 के हिसाब से। 10 ट्रिलियन कब होंगे, हम कितनी परसेंटेज इन्वेस्ट करेंगे। चाइना कंपैरिजन के लिए हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करीब $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, 1 ट्रिलियन, और भारत करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर टोटल ओवरऑल में, राइट। तो रेस आज की तारीख में मल्टीपल हैं, टेक्नोलॉजीज की हैं, स्पेस के मामले में खासकर। अगेन मैं चाइना का नॉट कंपैरिजन अपने युवा भाइयों बहनों को आइडिया देने के लिए, दुश्मन से भी सीखना चाहिए भाई। इसमें दिक्कत क्या है? सारी सिविलाइजेशंस कॉपी करके आगे बढ़ी हैं। अमेरिका जो इकोनॉमिक पावर बना, और टर्की नहीं बन सकते, कूप मंडूक नहीं रह सकते हैं आप। नहीं सर, यूरोप में जो टेक्सटाइल की मशीनरीज आई, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, अमेरिका ने उसको कॉपी किया और अमेरिका आगे निकला। जापान 1960 में, आज हम समझते हैं जापान एडवांस्ड है, बिल्कुल है, पर 1960 के दशक में जापान एक कॉपी नेशन कहलाता था, फोटो कॉपी। 30 साल आगे आ जाइए, चाइना को हम कहते थे कॉपी नेशन है, सारा माल बेकार होता है, आज चाइना का है। तो टेक्नोलॉजीज लेनी चाहिए जो आपको जहां चाहिए, जहां जरूरत हो। वाई री इन्वेंट द व्हील, बट उसके अलावा आपको अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में मेजर, और रिसर्च और डेवलपमेंट की जब बात आती है, और फिर से सलाम करते हुए अपने वैज्ञानिकों को, जिनमें आप तीनों भी शामिल हैं अमिताभ, पर मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं। आज आरोपों लगे जी इसरो का बजट 11,000 करोड़ कम क्यों कर दिया। यहां बजट कम करने की नहीं, और प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। जी हाँ, पिछली बार जब चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ था, उसके थोड़े ही पहले इसरो के वैज्ञानिकों के इंसेंटिव और सैलरी में कमी की गई थी। ये बहुत ही शॉकिंग था। एक बात मैं जारी रखता हूँ, काटजू साहब जो कह रहे थे कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से देश आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रयास से आगे बढ़ते हैं। हम जब हारे थे, याद करो हजारों सालों का इतिहास, तभी हारे, हम सिर्फ प्रार्थना करते रह गए। यूरोप ने प्रार्थना करना छोड़ा, प्रयास करने शुरू किए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन लाए, उसकी वजह से वहाँ पहुँच पाए हैं। आज़ादी के बाद जिस मुकाम पे हम खड़े थे, वहाँ से हमारा रास्ता जो खुला है, विज्ञान और तर्क और वैज्ञानिक टेम्पर से बढ़ा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इसको अगर हमने खो दिया तो रास्ता बहुत उज्जवल नहीं है। कितनी सफलता बहुत तत्कालिक है, लंबे दूर तक हम नहीं जा पाएंगे। हमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ये बहुत जरूरी बात है। लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए कुछ चीजें दुनिया देखती है, उसमें एक मेजर टिक मार्क है क्या आज की सफलता, विवेक काटजू साहब? बिल्कुल, आज की सफलता बहुत बड़ी सफलता है। और अभी आप देख लीजिए, अगर वेबसाइट देखिए, CNN और सब, लीड स्टोरी यही है कि भारत ने एक कामयाबी हासिल करी है। लेकिन ये कामयाबी बहुत बड़ी है, आज बहुत खुशी का दिन है। लेकिन उस खुशी के दिन के साथ साथ, जैसे हम राष्ट्रपति जी ने कहा कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो उन्होंने देश को संबोधित किया, उन्होंने चंद्रयान का जिक्र किया, उन्होंने इसरो का जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा कि ये तो इसके साथ साथ हमें आगे की तरफ अपनी दृष्टि डालनी। और मुझे लगता है कि वो शब्द उनके बहुत ही बड़े, बहुत वाइज शब्द थे, बहुत और अंतरिक्ष ही नहीं, उससे थोड़ा आगे निकल जाऊं विनोद श्रीवास्तव जी, क्या ये सफलता अब बाकी क्षेत्रों में भी एक वैज्ञानिक मानस और जो रिसर्च पर तरजीह और तवज्जो हम कम देते दिखाई देते हैं बाकी मुल्कों के मुकाबले, क्या अब हमें परफॉर्स वो काम भी करना होगा? ये सफलता और ये दबाव भी डालेगी। जहाँ तक टेक्नोलॉजी और साइंस, आज से अगर आप 40 या 50 साल पहले देखिए, उस समय हमारे भारत देश में बेसिक साइंस, जिसको कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती थी। और उस समय के आपको BSc या MSc जो लोग करते थे, उसमें आपको बहुत कम मिलेगा। जब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, जहाँ पर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऐड किया गया है, जो कि करीब हमसे 30 साल पहले शुरू हुआ था, तो आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो मिला है, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। उसके बाद में लोगों को लगा कि इसमें भी उतना पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने
एमबीए करना शुरू किया। अगर आप इस समय आप देखेंगे तो एमबीए के इंस्टीट्यूशन इंडिया में, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बेसिक साइंस कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों होता है? आज जो हमारा डेवलपमेंट है वो सिर्फ इस समय पैसा ओरिएंटेड है, ओनली मनी ओरिएंटेड। आईएसआरओ में कुछ साल पहले जो लोग ज्वाइन करते थे वो 1 साल या 2 साल काम करने के बाद में नौकरी छोड़ के निकल जाते थे, क्योंकि उनको बाहर में बहुत पैसा मिल रहा था। जैसा कि आपने बताया कि इसरो का इंसेंटिव काट दिया गया था, तो उस समय इसरो ने इनको रोकने के लिए कि जो हमारी ब्रेन ड्रेन इसको हम बोलते हैं, कि जो हमारे इंजीनियर ने या हमारे साइंस वाले ने इतना काम किया और उसको अगर 100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो वो नौकरी छोड़ के भाग गया, तो उससे क्या होगा, हमारा साइंस और डेवलपमेंट का प्रोग्रेस भी कम होने लगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ऐसा एक्शन लिया कि अगर हम इस तरह के इंसेंटिव देंगे तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जब ये इंसेंटिव दिया गया तो दूसरे जो भारत सरकार के और इस्टेब्लिशमेंट हैं, अब उनके एक ही रैंक के 2 आदमी में इतना सैलरी डिफरेंस आ रहा है, तो उन्होंने जाके कोर्ट में केस हल कर दिया कि जब एक आदमी की एक ही थिंग है तो एक सैलरी क्यों नहीं है। तो भारत ये बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बदलाव का जिक्र किया सचिन, वो ये कि भाई पहले वो एक मानस बनता है ना, कुछ भ्रांतियां भी होती हैं, कुछ परंपराएं इजाद हो जाती है कि चंदा मामा बहुत दूर के, अब वो टूर के कि भाई टूर के हो जाएंगे। तो चांद पर हम पहुंच गए, चांद, ग्रह, नक्षत्र, ये हमारे हर घर में, शादी ब्याह में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या वो पुराने कुछ जो सोच थे, जो प्रतीक थे, अब वो बदलेंगे? देखिए, मैं ना इस क्वेश्चन को बड़ी डीप थॉट से लेता हूँ। वो डीप थॉट ऐसे समझते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर जो देश जिनको शक्तिशाली कहा जाता है या फाइनेंशियली स्टेबल देश कहता है, वो क्या बेचते हैं? हथियार बेचते हैं। सो बड़े से बड़े वार के वेपन्स बन रहे हैं और बिक रहे हैं, और भारत की एक आइडियोलॉजी रही है कि हमें ये वेपन्स नहीं बनाने, ना बेचने हैं। हमारी रिसर्च वेपन्स पे नहीं है। सो दूसरा जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री थी, जो फैक्टर था, जिस नॉलेज को दुनिया खरीदना चाहती है, वो स्पेस साइंस थी। सो हम स्पेस साइंस में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आएगी, क्योंकि आज भी हमें बहुत सारा सामान हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। और आज की जो सफलता है एक जिसे कहते हैं एक इफेक्ट शुरू करेगी कि देश में छोटे छोटे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट बहुत ही अहम पॉइंट आपने उठाया है। 2015-16 में बहुतेरी योजनाएं उनकी घोषणा की गई थी, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग का जो पुट है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, उसे 25% तक लाने का भी लक्ष्य था। 1 करोड़ रोजगार सृजित होने थे हर साल, लेकिन हम कहाँ पहुंचे हैं? और ये एक विंडो खोल देगा पश्चिमी देशों में भारत की सफलता को। विवेक काटजू साहब, एक रेस की तरह देखा जा रहा है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ रूस और चीन। रूस और चीन के पश्चिमी मुल्कों से संबंध अच्छे नहीं है, तनावपूर्ण है। तो ये वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से देख रहा है, उनका अपना फायदा भी होता है, उसे आप कैसे आंकते हैं? देखिए, इसमें राजनीति बहुत होती है, डिप्लोमेसी बहुत होती है। आप जानते हैं, ये तो जिंदगी भर मैंने देखा है, ऊपर नीचे होता रहता है। इस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। हमारे पैनलिस्ट साहब ने कहा, जो मुझसे बहुत ज्यादा ज़हीन है, बहुत ज्यादा अनुभवी है, कि हमें री इन्वेंट व्हील नहीं करने की जरूरत। ये बिल्कुल सही बात। जो चीज हम बाहर से ले सकते हैं, जो बाहर पहले आविष्कार हो चुकी है, उसको हमें प्रोक्योर करना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल उनसे है, बड़ा विनम्र सवाल, और वो ये है कि मेरे अनुभव में कोई फ्रंटियर टेक्नोलॉजी नहीं देता है आपको, कोई देश नहीं देता। सेकेंड लेवल की टेक्नोलॉजी बेच देगा आपको, लेकिन टोटली एडवांस टेक्नोलॉजी वो अपने आप ही करनी पड़ती है, अपने आप बनानी पड़ती। क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो आने वाले देशों में अगर हमें अपनी ताकत कायम रखनी है तो हमें उस लक्ष्य पे पहुंचना पड़ेगा। एक शब्द और, आज चीन से क्यों अमेरिका घबराया हुआ? क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनको ये शंका है
कि टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में चीन उनसे आगे बढ़ गया है। क्वांटम कंप्यूटर लीजिए, कम्युनिकेशन लीजिए, इसीलिए तो वो घबराए हुए हैं। उनको मैं रिस्पॉन्स लेता हूं विवेक काजू साहब। रविंद्र सचदेव। नो एब्सोल्युटली, काजू साहब जो कह रहे हैं 100% एग्रीड। मैं जो री इन्वेंट द व्हील कह रहा था एक बिग पिक्चर के हिसाब से, यस, कि जितना हो सके जहां हमें मिल सके ले आओ, उसके आगे बढ़ाओ, बट कोई हमें लीडिंग टेक्नोलॉजी नहीं देगा। बाय द वे इसरो का भी एग्जांपल है, हमारा इसरो अमेरिकन सैंक्शंस के अंडर था, रहा है, अभी भी उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज नहीं मिलती हमें, राइट, और निस्बत उसके इसरो ने डेवलप किया है अपना। तो यस, 100% कोर टेक्नोलॉजी लीडिंग एज हमें खुद अपनी डेवलप करनी खुद अपने आप करना पड़ेगा, खुद ही को कर बुलंद। इतना सवाल यहाँ पूछना सर क्विक सर, जैसे सर ने बताया कि जब चंद्रयान 2 असफल हुआ था तो इसरो के वैज्ञानिकों के इंसेंटिव काट दिए गए थे, चंद्रयान 2 के इसरो का बजट कम कर दिया गया था। तो क्या इसी तरह से हम आगे विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु कैसे बनेंगे? यहाँ पर कुछ और भी सवाल पूछना चाह रहे थे। एक तो सवाल सर, जैसा कि मून ने अभी साउथ पोल पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है और वहाँ पे जो मिनरल्स और रिसोर्सेज हमें मिलेंगे, तो उसके क्या फ्यूचरिस्टिक गोल्स हो सकते हैं, क्या अप्रोच हम रख सकते हैं फ्रॉम द ग्रेट साइंटिस्ट हो है? तो इस पर तो पूछेंगे। हाँ, एक और सवाल। सर, मेरा सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है सारे पॉलिटिकल पार्टियों से। जैसा कि अमित शाह सर ने कहा कि यूपीए के सरकार के समय से दुगना से भी ज़्यादा मिशन हो चुके हैं बीजेपी के टाइम पे, तो हम लोग को ये इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि उस टाइम का कुछ और परिस्थितियाँ थी, उस समय देश कमज़ोर था, लेकिन अभी जो हालात है इस कारण से यहाँ अभी बढ़ोतरी ज़्यादा तो मतलब देश को यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। दो सवालों को जोड़ रहा हूँ सचिन, और एक अपनी तरफ से पुट जोड़ रहा हूँ, वो ये कि भाई ये स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25% हमारा जीडीपी का गोल हमने रखा था, हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या एक विंडो अब खुली है और इस विंडो को क्लोज नहीं होने देना चाहिए हम? देखिए, मतलब बहुत ही गहन सवाल आप पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या सिर्फ अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, क्या हमारा रास्ता उस तरफ है जो हम कह रहे हैं वहां पहुंच पाए, और क्या अभी हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हमारे देश का जो टेम्परामेंट है वो ऐसा हो गया हो कि जो हम अनाउंस कर रहे हैं वो बनाए। तो आप यहाँ बिल्कुल आज जो हमने अचीव किया है, इससे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत पॉसिबिलिटी खुलती है। आप सभी जानते हैं प्राइवेट कंपनियों को आगे लाने के लिए हमने ऑलरेडी इनस्पेस का गठन कर दिया है। इनस्पेस इज लाइक ट्राई, कि अगर मुझे कुछ करना है तो इसरो अपनी फैसिलिटी तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। बिल्कुल। विनोद श्रीवास्तव जी, दो जो बच्चों ने सवाल पूछा, दोनों को जोड़ रहा हूं। हम विकसित मुल्क बन जाएंगे क्या इस कामयाबी के आधार पर? और वहां जो कुछ मिलेगा, हीलियम और चीजें, वो कितना जल्द मिलेंगी, या वो रिटर्न्स, वो जो तथाकथित फायदे हैं, उनको सही मायने में हमारे पास आने में कितना वक्त लग जाएगा? जरूर हम लोग विकसित देश बनेंगे जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखिएगा, ये चंद्रयान के बाद में हम जो नया अगला सैटेलाइट भेज रहे हैं वो सन की तरफ भेज रहे हैं, सूर्य की तरफ भेज रहे हैं, जो कि L1 में जाके वहाँ पर वो चक्कर लगाएगा और सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी, कोई कंट्री इसरो को या नहीं देता है, हमको खुद एडवांस टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी पड़ती, करनी पड़ती है। तो जब भी आप कुछ कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, समय लगेगा। जैसे कि जब हमको क्रायोजेनिक इंजन जो रशिया ने दिया था, उसने सिर्फ सैंपल दिया, इंजन दिया, उसने टेक्नोलॉजी नहीं दी। उसको बनाने में हमको कम से कम 10 साल लग गया। तो मतलब ये लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं कि 2 मिनट, वो इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। आजकल आप युवा हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। एक सवाल आप सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है, उसका कलर और स्ट्रक्चर का क्या रोल रहा सक्सेसफुल बनाने तक? तो चांद पर जय हो, फतेह हासिल कर ली है। सीधा सवाल, आखिरी सवाल अमिताभ पांडे से। एक तो जो ये हमारा चंद्रयान था, इसकी शेप ऐसी क्यों थी? और दूसरा, देखिए ये जो राजनीतिक होड़ चलने लगती है, कामयाबी है ये देश की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, वैज्ञानिकों की, इसमें एक निरंतरता है। 50-60 साल से हम इस काम में लगे हुए थे, ये कब बंद होगा? देखिए, इसका जो शेप आपको दिख रहा है, इसकी जो 4 टांगे हैं बाहर की तरफ फैली हुई हैं, इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है। 3 टांगे मिनिमम चाहिए, लेकिन उसमें उसका सीधी गड़बड़ हो सकता है। इसका रंग है इसलिए कि इसमें जो गोल्ड दिख रहा है आपको, ये विकिरणों को रिफ्लेक्ट वापस कर देता है, इंफ्रारेड को। अब जो कंटिन्यूटी की बात है, देश रहते हैं,
राजा सरकारें आती जाती रहती हैं। देश की दिशा सही होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, और दिशा होनी चाहिए प्रगति की तरफ, अंधविश्वास से निकल के विज्ञान के उजाले की तरफ जाने की। और टेक्नोलॉजी तभी मिलेगी जब बेसिक साइंटिफिक डिस्कवरी करेंगे। जैसे इसमें लेजर के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, किसी को नहीं पता था कि लेजर किस में इस्तेमाल होगा, और हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो विश्वास के साथ विज्ञान की राह पर आगे बढ़ेंगे। क्या हम आज ये प्रण भी लेने को तैयार हैं? जश्न का दिन है, तारीखी दिन है ये 23 अगस्त, चांद पर फतह हासिल की, लेकिन चुनौतियां भी हैं। सही मायने में विश्व गुरु बनने के लिए इनके जवाब, इनके हल भी तलाशने होंगे। नमस्कार।